रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वो वीडियो आप देख रहे हैं रॉयल अपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूट फॉर लीगल ईगल्स के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6 है हमारा, कस्टम्स एज सोर्स ऑफ लॉ। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया है प्रेसिडेंट्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ, और लेक्चर नंबर 4 हमारा बताता है सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं और लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। जो लोग लेक्चर नंबर 6 से इस वीडियो को देखना शुरू किया है जिन्होंने, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि पहले वो लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 को देखें। 4-5 को जो समझ आएगा जिनको वीडियो, वही लेक्चर नंबर 6 को सही तरीके से समझ सकेंगे। अव्वल तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 6 से देखना शुरू किया है उनके लिए ज़रूरी है कि पहले जो 5 लेक्चर हैं 1, 2, 3 एंड 4, 5, इनको देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 6 पे आए, फिर उनको ज़्यादा अच्छी तरह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो, और वो स्टूडेंट्स जो और फॉर एग्जांपल लॉ के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के, पार्ट 3 एलएलबी पार्ट 1, 2 और 3, और वो सोर्सेज ऑफ लॉ को सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं, बाकी टॉपिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो ऐसा करेंगे कि लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 4, 5, 6 ये एक कंटिन्यू है सोर्सेज ऑफ लॉ का। तो ये आप मिला के जब तक लेक्चर्स नहीं देखेंगे जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, ये थर्ड सोर्स है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कस्टम का मतलब क्या है। कस्टम मीन्स अ यूजेज। अब ये डेफिनेशन वो है जो डिक्शनरी डिफाइन कर रही है कस्टम के वर्ड को। क्या मतलब है कस्टम का वर्ड? लफ्जी मीनिंग, लिटरल मीनिंग, a usage or practice common to many or to a particular place or class or habitual with an individual। है ये कस्टम का मतलब यूजेज है, प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस जो कॉमन है, बहुत सारे बंदे मिल के ना हैबिचुअली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है, उसको रवायात बनाया हुआ है। कस्टम का मतलब होता है हमारी रवायात। हम किस तरीके से किसी चीज़ को डील करते हैं, किसी एक ख़ास प्लेस की, किसी एक ख़ास तबके की ख़ास रवायात होती हैं, ख़ास हैबिट होती हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने में, तो वो उसको कहा जाता है कस्टम्स। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है, कस्टम इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज़ यूनिक टू अ स्पेसिफिक सोसाइटी, लोकेशन और टाइम। किसी खास सोसाइटी की स्पेसिफिक कस्टम्स होती हैं, स्पेसिफिक ट्रेडिशंस होती हैं, रवायात होती हैं, चाहे वो ड्रेसिंग के मामले में हो, चाहे वो शादी ब्याह की तकरीबात के लिहाज से हो, चाहे वो अपने जो फैसले होते हैं लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए हो, या किसी भी मैटर के बारे में हो, चाहे रेंट के उस खास सोसाइटी में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है और वहां पर कोई खास तरीकाकार है, ट्रेडिशन है, तो उसको कहते हैं कस्टम। अगर आपने किसी मैरिज से रिलेटेड आपका इशू है, आपने एक किसी जगह रिश्ता डालने जाना है, तो हर सोसाइटी का, हर लोकेशन का जो है ना फ़र्क होती हैं रवायात कि किस तरीके से रिश्ता डालना है आपने। ठीक है, ये फ़र्क होता है। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि मैरिज जो सेटअप होता है, मैरिज करने का जो तरीकाकार होता है, वो फ़र्क होता है हर जगह का। जो अंग्रेज़ हैं उनका आपने देखा है कि उनकी ड्रेसिंग, वो वाइट कलर के कपड़े वगैरह पहनते हैं। ठीक है, हम लोगों की ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशनल हमारी है कि नहीं जी, रेड कलर के आपका जब तक दुल्हन का ड्रेस नहीं होगा जब तक वो दुल्हन ही नहीं लगती। ये क्या है? हमारी कस्टम्स हैं, ये ट्रेडिशंस हैं जो नस्ल दर नस्ल, साल साल से किसी खास स्पेसिफिक सोसाइटी में, खास लोकेशन में चली आ रही होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कस्टम भी, इन्हीं को हम कहते हैं प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अब ई नंबर 3 क्या वो डिफाइन करें, ईच सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी हैज इट्स ओन सेट ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। कस्टम्स जो हमारी रवायात होती हैं उसी से कल्चर बनता है, और हर सोसाइटी, हर रिलीजन और हर कम्युनिटी की अपनी ही कस्टम्स होती हैं। रिलीजन लिहाज से, रिलीजियस लिहाज से भी हमारी कस्टम्स होती हैं, रवायात होती हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिहाज से भी, जो सोसाइटी के अंदर रहने का जो तरीकाकार होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर, उसके लिहाज से भी हमारी जो रवायात और ट्रेडिशंस होती हैं उनको कस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम
लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस कंसीडर्ड एज अनरिटन लॉज। अब ये जो ट्रेडिशंस होती हैं, ये जो हमारी रवायात होती हैं, ये जो कस्टम्स होती हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके की हैसियत अख्तियार करती हैं जिस तरह लॉ होता है, और इसको हम कहते हैं अनरिटन लॉ। ये लॉन्ग अरसे से, लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब जो चीज़ डेली रूटीन में हम करते हैं, ये नस्ल दर नस्ल इसी तरीके से चली आ रही है। जैसे फ्यूनरल कस्टम्स होती हैं कि जनाजा है, जनाजे को किस तरह पढ़ना है, कैसे लेके जाना है, कैसे उसकी तदफीन करनी है, तदफीन के बाद के क्या मराहिल हैं, सारा कुछ ये क्या है, हमारी रवायात है, कस्टम्स है। ये कुछ रिलीजन बेस्ड भी होती है, रिलीजियस भी होती हैं, और कुछ सोसाइटी के लिहाज से भी होती हैं। इसी तरह आप लोगों ने हिंदू माशरे को अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सा एक सती की रस्म होती थी। सती की रस्म ये होती है, उनकी कस्टम है वो वहाँ की, कि अगर किसी औरत का हस्बैंड डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उस औरत जब उसको, आपको पता है कि इंडियन जो है वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, जलाते हैं डेड बॉडी को। तो जब डेड बॉडी को उसके खाविंद की जलाया जाता था, तो उस जो बीवी होती है, बेवा जो होती है, उसको बकायदा दुल्हन की तरह तैयार करके उसी डेड बॉडी के ऊपर बिठा के और उसको जिंदा जला दिया जाता था साथ मर्द के, उसके हस्बैंड के। तो इसको कहते थे सती की रस्म, और ये रवायत उनके चली आ रही थी, और ये अनरिटन लॉ का एक स्टेटस है कि जो ये लॉ था, करना ही करना है, बाल उसके काट देने। अच्छा, फिर ये क्या हुआ कि इसके अंदर वक्त के साथ साथ चेंज आना शुरू हुई, लोगों ने कहा नहीं जलाना नहीं है, लेकिन बेवा को, जो मैं हिंदू माशरे की बात कर रही हूँ, कि लेकिन बेवा को ऐसे करना है कि बेवा को बिल्कुल वाइट कपड़ों में पहनेगी वो कपड़े, और उसके बाल उतार देने सारे, उसको गंज कर देनी, उसको गंजा कर देना है पूरा ना, और कोई भी खूबसूरती वाली चीज उसके अंदर रहने नहीं देनी, जो कि वो ना वो हार श्रृंगार कर सकती है। इवन ये कि खाना भी नहीं देते थे उसको, कि आपको खाने में भी ना उसको लिमिटेड, बस सादा हल्का फुल्का खाना पीना देना है। तो ये करना शुरू कर दिया। ये भी वहाँ की क्या बन गई, कुछ इलाकों की रवायात बन गई। तो इस तरह ये क्या होती है, ये कस्टम है, यूजेज है, जो लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस होती हैं, और ये अनरिटन लॉज की का स्टेटस हासिल कर लेती हैं। उसमें हर माशरे में इस तरह की जो रवायात और कस्टम्स होती हैं। अब क्या है इसको और क्या कहते हैं, रिपीटेड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल मेहंदी, माइयों संगीत। अब हम लोग देखते हैं अपने, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडियन कल्चर की बात करें, तो हम लोगों ने शादी के ब्याह के साथ, हालांकि सिर्फ निकाह होता है, ठीक है, लेकिन निकाह के साथ हमने कितने ज़्यादा और फंक्शन जोड़ दिए हैं। मेहंदी जोड़ दी, माइयों, संगीत, और बेशुमार। और अब तो और जैसा जैसा ज़माना तरक्की कर रहा है, तो हमारे शादी ब्याह के रस्मों रिवाज में और दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो वो क्या है, वो कोई हमारा रिलीजन नहीं कहता, वो हमारा लॉ नहीं कहता, वो हमारा पाकिस्तानी लॉ भी नहीं कह रहा, और वो क्या है, हमारी रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, और जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, और इसकी हम चाहते ना चाहते हुए भी, बेशक हमारे पास पैसे हों या ना हों, हम इन रवायात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम समझते हैं ये हमारा कल्चर है, और ये सोसाइटी में हमें मूव करने के लिए, सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए हम इन रवायात पे अमल करना ही करना है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक तरह के अनरिटन लॉज हैं की हैसियत अख्तियार कर गए हैं। द होल बॉडी ऑफ यूजेज प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस दैट रेगुलेट सोशल लाइफ, फैमिली, किनशिप और कस्टम्स। कस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड द ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिटी। अब ये हमारी अभी तक डेफिनेशंस थी सारी कि कस्टम क्या है, कस्टम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसके और कस्टम के क्या है, इसको रिचुअल्स भी कहते हैं, हैबिट्स भी कहते हैं, प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, ट्रेडिशंस भी कहते हैं, यूजेज भी कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों का कस्टम का। अब हमने पढ़ना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रेडिशंस को। आप लोगों के क्वेश्चन आना चाहिए जहन में कि ये हमें क्यों पढ़ा रही है मैडम रवायात वगैरह, और इसका लॉ से क्या ताल्लुक है। तो हम इसको अब पढ़ेंगे कस्टम। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कस्टम और ट्रेडिशंस को एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कि कब किन किन कस्टम्स को और या ट्रेडिशंस को, रवायात को हम लॉ मान सकते हैं, किन किन रवायात को हमें लॉ नहीं मानना चाहिए। देखें जनरल साहब, मैं अभी आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी साथ साथ, लेकिन अभी यहाँ पर बता दूं आपको कि हर वो कस्टम और हर वो ट्रेडिशन जो आपको लगती है कि इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, किसी के राइट्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, किसी को तकलीफ मिल रही है, तो वो कस्टम को हम लॉ नहीं मानने देंगे। या लॉ कहता है कि उसको हमने एज ए वैलिड कस्टम नहीं मानना, उस रवायात को हमने अगली नस्लों में ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, लीगली। तो अब हम पढ़ते हैं कस्टम्स क्या है। कस्टम्स कैन बी ए सोर्स ऑफ लॉ इन सम लीगल सिस्टम्स, पर्टिकुलरली इन दोज दैट रिकॉग्नाइज कस्टमरी लॉ। अब वो लीगल सिस्टम जो कस्टमरी लॉ को मानते हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी, कस्टम भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ है। जो कस्टम्स होंगी उनको लॉ की हैसियत, अनरिटन लॉ की हैसियत मिलेगी, बल्कि उनको हम लीगल प्रोटेक्शन भी देंगे।
ठीक है, ये कस्टम वो लीगल सिस्टम कहते हैं जो कस्टमरी लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं। बास बास ज्यूरिसडिक्शन ऐसी हैं, बास कंट्रीज ऐसी हैं जो कस्टम्स को सिरे से मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए सोर्सेज ऑफ लॉ में सिर्फ लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट है। लेकिन वो ममालिक जैसा हमारा मुल्क है, हम लोग भी जो वैलिड कस्टम्स होती हैं, रीजनेबल कस्टम्स होती हैं, हमारा लॉ जो होता है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जो कस्टमरी लॉ को मानने वाली कंट्रीज हैं वो कहती हैं ये कि कस्टम सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है। ठीक है, इसके मुताबिक भी हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके मुताबिक भी जो अगर डिस्प्यूट होते हैं, कोई चीजें अराइज होती हैं, तो जब हम उसका फैसला जज कर रहा होगा तो वो उस इलाके की, जिस इलाके में वो लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस इलाके की कस्टम्स को देख सकता है, क्योंकि कस्टम भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ है। अब आगे जाके है कि वो कंडीशनल है कि कौन सी कस्टम को मानना है और कौन सी कस्टम को नहीं मानना। वो आगे आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट इसके हेडिंग क्या है? कस्टमरी लॉ इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी दैट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड आर एक्सेप्टेड एज लीगली बाइंडिंग। कस्टमरी लॉ क्या कहता है? ये वो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं कम्युनिटी और सोसाइटी के अंदर जो ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई हैं उस सोसाइटी और कम्युनिटी की नीड्स के मुताबिक, और वो एक्सेप्टेड हैं और लीगली बाइंडिंग है उस सोसाइटी के लिए, जिस खास सोसाइटी के लिए वो कस्टम है। ठीक है, हियर इज हाउ कस्टम फंक्शन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अब हम पढ़ते हैं कि कस्टम जो है वो सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे काम कैसे कैसे कर सकती है। नंबर 1, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। कस्टमरी लॉ इज रूटेड इन द कस्टम्स एंड, अच्छा, जो कस्टम की बेस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपने लिए सेट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ इज रूटेड इन द कस्टम्स, ये कस्टम्स में रूटेड होता है, इसकी जड़ें क्या है? कस्टम्स में होती हैं। एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए स्पेसिफिक कम्युनिटी और ए ग्रुप ऑफ ए पीपल। ठीक है, दीज कस्टम्स ऑफन इन्वॉल्व एस्टेब्लिश वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, हैंडलिंग प्रॉपर्टी एंड गवर्निंग सोशल रिलेशनशिप। अब ज्यादातर जो कस्टम्स होती हैं या रवायात होती हैं वो किन 3 मैटर्स को डील करती हैं कि जी अगर हमारे इस खास कम्युनिटी में या हमारे इस खास ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा गांव को ले लें आप, ठीक है, कि जी हमारे इस गांव में जो भी डिस्प्यूट होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, वो हम रिजॉल्व करेंगे पंचायत के थ्रू। हमारा यहाँ पर एक पंचायत होगा, उसको हम बड़ा मान लेंगे और हम उसके जरिए उसके पास अपने झगड़े लेके जाएंगे, वो जो फैसला कर देगा वो हमारे लिए बाइंडिंग होगा। अब अगर इस तरह की कोई कस्टम किसी खास इलाके में चली आ रही है, किसी खास गांव में, और वो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, तो वो उस इलाके की कस्टम बन जाती है, ट्रेडिशन बन जाती है। अब जब कोई डिस्प्यूट वहां पर अराइज होगा तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अब जब वो कोर्ट में जाएंगे तो उनमें से एक पार्टी ये कहेगी कि जी हमारे यहाँ की तो कस्टम है कि हमने अपने जो फैसले हैं वो पंचायत से करवाने हैं, तो ये बंदा पंचायत के पास तो गया ही नहीं, सीधा कोर्ट के पास आ गया है। तो वहां पर कोर्ट्स ये चीज देखती हैं कि हाँ जी अगर एक खास इलाके की कस्टम है खास तो उसकी इज्जत की जाए, उसको ऑनर दिया जाए। हाँ, अगर वहां से ऐसा लगता है कि पंचायत ने कोई ऐसा फैसला कर दिया है या ऐसा ये डर है कि अगर पंचायत के पास जाते तो इंसाफ ना होता, अगर जज इस तरह की बात देखता है तो वो कह देता है नहीं जी जो कस्टम है ना वो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ है, हम इसको मान रहे हैं बेशक, लेकिन इसके अंदर इनजस्टिस होने का खतरा था, इसलिए हम लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के जरिए इस केस का फैसला करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही सिरे से इनकार नहीं करते जजेस, क्योंकि कस्टम को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, लेकिन इसकी डिग्री जरा इंटेंसिटी के लिहाज से ये कम है। ठीक है, इसी तरह हैंडलिंग प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से वहां किसी खास गांव में किसी खास इलाके में प्रॉपर्टी की सेल परचेज को लेके अगर कोई ऐसी रवायत है कि जी अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले आपने ना मोहल्ले वालों से अपने पता करना है, इर्द गिर्द वाले लोगों से, यानी कि अगर आपने जमीन बेचनी है फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड, तो अपने पहले आपने इर्द गिर्द जो खेत जिनके मालिक हैं उनको कहना है कि जी मैं ये जमीन बेचना चाह रहा हूँ और मैं अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले। पहला हक होगा उनका जो जिनके खेत आपके खेत के साथ होंगे। ठीक है, ये एक इलाके की कस्टम है, रिवायत है। तो अगर इस तरह की रिवायत है और कोई बंदा इसके ऊपर अमल नहीं करता और किसी थर्ड पर्सन को जो बाहर से है उस गांव के उसको वो प्रॉपर्टी बेच देता है, तो ऐसे केसेस भी अदालतों में आ जाते हैं और अदालत में वहां जाके कहा जाता है बैठ के कि जी हमारे इलाके की कस्टम थी कि जब हमने अपने गाँव में प्रॉपर्टी सेल और परचेज करनी है तो पहले गाँव वाले लोगों से पूछना है, उनका राइट है ताकि वो खरीद लें। ठीक है, तो ये इस बंदे ने इसकी वायलेशन की है तो ये किसी और थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकते। ठीक, तो इस तरह की अगर कोई ऐसी कस्टम रिकॉग्नाइज होगी, जज उसको देखेगा कि वो वैलिड कस्टम है कि नहीं, उसके ऊपर खास टेस्ट होते हैं, उस कस्टम के ऊपर टेस्ट करेगा मुख्तलिफ, और अगर वो इस नतीजे पहुंचेगा कि हाँ जी इस बात ये वैलिड कस्टम है और लीगली भी इसको प्रोटेक्शन हासिल है, ठीक है, लीगल कस्टम है ये और इसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम समझ सकते हैं, तो जिसके हक में वो कस्टम बात कर रही होगी उसके हक में केस का फैसला हो जाएगा। इस तरह हम इसको कह रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है,
इसी तरह एंड गवर्निंग सोशल रिलेशनशिप्स, इसी तरह कस्टम्स होती हैं मुख्तलिफ गाँवों वगैरह की कि सोशल रिलेशनशिप को हमने कैसे लेके चलना है, हमने बड़ों की इज्जत करनी है। बाज़ जगहों पे रवायात होती हैं कि जी बरादरी से बाहर रिश्ते नहीं करने, ये क्या है, ये हमारी रवायात ही हैं, ट्रेडिशंस ही हैं। तो जब तक वो ट्रेडिशन इंसान के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं होंगी, जब तक उनको उन कस्टम्स को लॉ भी रिकॉग्नाइज़ करता है। जहाँ पर वो इंसान के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जाना शुरू हो जाए रवायात और कस्टम्स, वहाँ पर जो लॉ है ना, वहां पर लॉ उसको खत्म कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जी ओरल और अनरिटन। अब जो कस्टम्स होती हैं वो ओरल भी हो सकती हैं और अनरिटन भी हो सकती हैं। ओरल होती हैं और अनरिटन ही होती हैं ज़्यादातर, रिटन फॉर्म में। कहीं पर आपको ये नहीं होगा कि जी किसी गांव के अंदर जी हमारे पास ये कागजात लिखे हुए हैं, हमारे बड़ों ने ये लिख के तहरीर करके साइन किए हुए हैं कि इस इलाके की ये कस्टम होगी। नहीं, हमेशा जो कस्टम होती है वो ज़बानी चल रही होती है, नस्ल दर नस्ल चलती है और अनरिटन होती है। मैनी कस्टमरी लॉज आर ओरल और अनरिटन, इसीलिए कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, ओरल और अनरिटन होते हैं। पास डाउन थ्रू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि बड़े बड़े अपने आने वाली जनरेशन को बताते हैं या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हुई देखती हैं जनरेशन और हमें अपनी आने वाली नस्लों में वो बताती हैं। इसी तरह ये जो कस्टम होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मूव करती है। दे मे नॉट बी फॉर्मली कोडिफाइड इन रिटन स्टैट्यूट्स, जिस हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट पास करती है लॉ, उसको कहते हैं स्टैट्यूट और एक्ट। इस तरह कस्टम इस तरह नहीं होती कभी भी, कस्टम हमेशा ओरल और अनरिटन होगी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक, रिकॉग्निशन बाय अथॉरिटीज। इन सम लीगल सिस्टम्स कस्टम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अपहेल्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ बाय द स्टेट और लीगल अथॉरिटीज। कुछ वो जैसा मैं पहले बयान किया है कि कुछ कंट्रीज में कस्टम्स को एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड होती हैं वो स्टेट के जरिए भी और लीगल अथॉरिटीज के जरिए भी। लीगल अथॉरिटीज, जजेस, स्टेट सब उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। Courts and judges may consider and apply customary practices in their decision। और वो कंट्रीज जो इसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानती हैं कस्टम्स को, वो अपने डिसीजंस में भी उन कस्टमरी लॉज को इस्तेमाल करती हैं। और जो लीगल सिस्टम ऐसे होते हैं जो कस्टम्स का सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानते, वो फुली नेगेट कर देते हैं। ऐसे ममालिक भी हैं लेकिन वो कम हैं, बहुत कम हैं। और बहुत सारे हर मुल्क में की खास कस्टम्स भी होती हैं, रवायात भी होती हैं और वो उसको ओन भी करते हैं। Next, limitation to certain matters. Customary law typically applies to specific matters within a community such as land ownership, marriage, inheritance, and local dispute resolution. It may coexist with formal legal systems that cover border issues. देखिए वो बता रहे हैं कि किस किस मैटर के ऊपर कस्टम्स में पाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट है, ऑनरशिप का होता है, मैरिज का, इनहेरिटेंस का, कि विरासत कैसे तकसीम होगी। अब इस तरह बाज़ जगहों पे विरासत के तकसीम के लिहाज से ये रवायत होती है क्योंकि हमने बच्चियों को जहेज दे दिया तो अब बच्चियों को जहेज देने के बाद उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो उस खास इलाके की कस्टम्स हैं, रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये ऐसी ट्रेडिशंस होती हैं कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लोग बरादरी से बाहर शादी नहीं करते ताकि जो प्रॉपर्टी है लड़कियों की ना लड़कों की, ताकि जो प्रॉपर्टी है ना वो एक ही खानदान के अंदर रहे। ठीक है, इस तरह की बहुत ज़्यादा कस्टम्स होती हैं। ये मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कस्टम की हद तक। अब ये कस्टम वैलिड है कि नहीं, लॉ इसको प्रोटेक्शन देगा या नहीं, ये अगली वाली स्लाइड्स में जाके आपको पता चलेगा। ये जब हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो खुद ही आप लोगों को पता चल जाया करेगा कि कौन सी कस्टम को हमने वैलिड मानना है और उसको हमने अगली जनरेशन को बताना है और कौन सी को नहीं। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी विद बेसिक राइट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े हैं। क्या है जी, कस्टमरी लॉ मस्ट बी कंसिस्टेंट विद बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो भी कस्टम होंगी या कस्टमरी लॉ होगा वो बेसिक ह्यूमन राइट के साथ हम मुताबिकत होना चाहिए, यानी उसके मुताबिक होना चाहिए। एंड लीगल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट। कौन सी दो बातों के साथ मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए कस्टम्स को। एक तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो और दूसरा लीगल प्रिंसिपल जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी वायलेशन ना हो। दो हमारे पास टेस्ट आ गए कि जब भी हमारे पास सामने कोई ट्रेडिशन और रवायत आनी है हमने ये फोकस करना है कि क्या इसमें ह्यूमन राइट की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, या फिर कोई लॉ ऑफ द लैंड जो है, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, जो कंट्री में जो अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट हैं उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। इफ अ कस्टमरी प्रैक्टिस वायलेट फंडामेंटल राइट्स, अगर कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसी है किसी जगह की कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, इट मे नॉट बी अपहेल्ड एज ए वैलिड सोर्स ऑफ लॉ। तो इसको कभी भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ वैलिड नहीं तस्वुर किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। ऐसी कस्टम बेशक नस्ल दर नस्ल से साल से अप्लाई हो रही है लेकिन जैसे ही लॉ की नज़रों में वो आएगी, लॉ के सामने वो आएगी, लॉ उसको नल एंड वॉइड करार दे देगा। नेक्स्ट,
नंबर 6 क्या recognition of customary courts. In some regions there are customary courts or authorities responsible for applying and interpreting a customary law. These courts often handle disputes within the community relying on customary practices. अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि बाज ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कस्टम को एज ए कस्टमरी लॉ सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। तो उनमें से भी बाज ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा कस्टमरी कोर्ट्स अलग बना दिए हैं कि कस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे वो कस्टमरी कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जो जज होगा वो कस्टम्स के मुताबिक कस्टमरी लॉ के मुताबिक उस केस का फैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह कस्टमरी कोर्ट्स अलग से नहीं है। ठीक है, हमारे पास वही एक ही जुडिशियल सिस्टम है और उसी जुडिशियल सिस्टम में हम लेजिस्लेशन को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। वही एक जज लेजिस्लेशन को भी देखेगा, प्रेसिडेंट को भी देखेगा, कस्टम्स को भी देखेगा और इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए केस का फैसला करेगा। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस एंड एडॉप्टेशन। जिस तरह हम लोगों ने एडॉप्टेशन का टॉपिक पढ़ा है ये सिमिलर है लेजिस्लेशन में भी, प्रेसिडेंट में भी, कस्टम में भी, कि ये फ्लेक्सिबल है। हमेशा सोर्सेज ऑफ लॉ वही वैलिड तस्वुर किए जाते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो कि वो एडॉप्टेशन उसके अंदर हो कि वो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करे। जस्ट लाइक अदर सोर्सेज ऑफ लॉ, कस्टम्स कैन इवॉल्व एंड अडेप्ट ओवर टाइम. Changes in a society, demographics and external influences may lead to modification in customary practices. कस्टम जिस तरह लॉज चेंज होते हैं उसी तरह सोर्सेज ऑफ लॉ भी चेंज होते हैं, तो कस्टम में भी चेंज आती रहती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी कस्टम या कस्टमरी लॉ में पाई जाती है। अच्छा जी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी स्लाइड क्या है कि असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कस्टम। एलिमेंट्स हैं 6-7 होंगे। ये वो टेस्ट हैं जो हमने हर रवायत जो भी हमारे सामने आएगी हमने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। अगर इनका ये टेस्ट पास होंगे तो ही एक जो कस्टम या रवायत या ट्रेडिशन है उसको लॉ की हैसियत मिलेगी या उसको जज एक केस में इस्तेमाल कर सकता है। पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इमेमोरियल एंटीक्वेट, यानी इमेमोरियल यूज हो। A valid custom must have a long history and be of ancient origin, proving its existence over time though there's no specific time frame required। देखें अब इसमें क्या क्या है। पहली जो एक रवायत बताई जा रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर सती की रवायत को हम लेके चलें या हम ऑनर किलिंग की रवायत का पता है आप लोगों को, मैं डिस्कस कर देती हूँ। ऑनर किलिंग हमारे देहातों में और जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये रस्म है कि अगर कोई लड़का और लड़की शादी से पहले कहीं पर भी, बेशक वो शादी करना चाहते हैं और वो वहाँ पर कहीं पाए जाते हैं, तो उनको जो उनकी फैमिलीज होती हैं ना वो उनको संसार कर देती हैं, मार देती हैं, लड़की को भी और उस लड़के को भी, और मार दिया जाता है और कहा जाता है। और जब मार के जब आप कोर्ट में ये केस जाता है तो वो कहते हैं जी हमने तो इज्जत के नाम पे कत्ल किया है, हमारे ऑनर को ये लोग बदनाम कर रहे थे, तो उसकी वजह से प्रोवोकेशन हुई, गुस्सा आया, इश्तियाल में मैंने कत्ल कर दिया और वो लोग फांसी से बच जाते हैं। इसको कहते हैं ऑनर किलिंग की रस्म। और ये हमारे मुल्क में और ममालिक में, इंडिया वगैरह और पाकिस्तान और अदर ममालिक में साल से कई जनरेशन से चली आ रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कस्टम है, जो हमारे इलाके की कस्टम है और रवायात हैं, और इसके ऊपर कोर्ट्स बकायदा छोड़ भी देती थी लोगों को पहले। ठीक है, अब जो है ना और हो गया सिस्टम, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब क्या हुआ जी कि वो ये कह रहे हैं कि जो कस्टम होती है ना उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए पहला देखना पड़ता है कि ये कब से चली आ रही है। क्या ये अभी 1 साल 2 साल पहले तो कस्टम नहीं बनी? ठीक है, अगर तो कोई कस्टम या कोई रवायत हमें बताई जा रही है जो 1 साल 2 साल पहले बनी है तो वो एज ए सोर्स ऑफ लॉ इस्तेमाल नहीं होती। पहली शर्त ये है कि ओल्ड हिस्ट्री से लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उसका, यानी कि कई साल से 20 साल 25 साल 100 साल से वो रवायत चली आ रही हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, बस ये है कि ओल्ड उसका ओरिजिन हो। एन एग्जाम्पल would be a local tradition where a community has celebrated a particular festival for generations. For example, कि अगर किसी कम्युनिटी में नस्ल दर नस्ल से एक खास त्यौहार को खास तरीके से मनाया जा रहा है तो वहाँ की कस्टम है, अगर उसको बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। This festival has been observed for centuries without a documented starting date। कि सेंचुरी से, सदियों से उसके ऊपर अमल हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ जी उसने ये टेस्ट क्लियर कर लिया। पहला टेस्ट उसका क्लियर हो गया कि उसका इमेमोरियल, यानी ये नहीं पता कि वो शुरू कब हुई है, लेकिन कई सदियों से वो रवायत हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट उसके अपना क्या करना है, द कस्टम मस्ट बी रीजनेबल एंड बेनिफिशियल टू ए सोसाइटी। अब ये सेकंड टेस्ट आ गया
कि फिर देखना है कि वो कस्टम जो चली आ रही है वो रीजनेबल भी है कि नहीं, वो बेनिफिशियल टू सोसाइटी है, नॉट कंट्रेरी टू रीजन, लॉजिकल रीजनिंग से कंट्रेरी ना हो, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से कंट्रेरी ना हो, इक्विटी और गुड कॉन्शियस से कंट्रेरी ना हो। तो अनरीजनेबल कस्टम्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल। जिस तरह मैंने आपको ऑनर किलिंग की मिसाल दी, आपको सती की मिसाल दी कि बेवा को साथ ही हस्बैंड के जला देते थे। तो जब इसको इस टेस्ट के ऊपर टेस्ट किया गया इन दोनों कस्टम्स को, तो आजकल के लीगल स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं जी ये टेस्ट फेल हो गया है, इसलिए सती की रस्म को भी खत्म किया जाए, ऑनर किलिंग की रस्म को भी खत्म किया जाए, हम इसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानेंगे। ठीक है। इमेजिन अ कस्टम वेयर नेबर्स इन अ स्मॉल विलेज हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हेल्पिंग ईच अदर विद एग्रीकल्चर वर्क ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। अब ये एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर किसी जगह की ऐसी कस्टम है कि जब हमारा हार्वेस्ट का सीजन होगा तो जो एग्रीकल्चर वर्क करेंगे ना, उस गाँव के सारे बंदे मिलके करेंगे, मशीनरी भी साथ एक साथ इस्तेमाल करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, और ये हमारी रवायत है और कस्टम है। दिस कस्टम इज रीजनेबल, ये कस्टम रीजनेबल है। क्यों? जब इसको टेस्ट किया गया तो सोसाइटी के लिहाज से ये सोसाइटी के बेनिफिट में थी, रीजनेबल थी, किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी, ये प्रिंसिपल ऑफ गुड जस्टिस के खिलाफ नहीं थी, गुड कॉन्शियस के खिलाफ नहीं थी। ये ऐसी जो कस्टम्स होंगी इसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है? मोरालिटी का। उस कस्टम को देखा जाता है द कस्टम शुड अलाइन विद डिसेंसी एंड मोरालिटी अवॉइडिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब देखा जाता है कि जो कस्टम हमारे सामने आ रही है वो कहीं अनएथिकल तो नहीं है, वो मोरालिटी के खिलाफ तो नहीं है। अगर तो मोरालिटी के खिलाफ होगी, अनएथिकल होगी, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे देते हैं लॉ, उसको लॉ नहीं रिकॉग्नाइज करता। Customs promoting immoral purposes are typically not accepted. Adoption of girls for future dancer। अब से फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह की ये कस्टम है कि हमने जो यतीम बच्चियां हैं उनको अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है, और गांव के लोग ही उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आ जाती है कस्टम में, हमें पता चलता है कि उसका जो पर्पस है ना वो वहां पर उसको फ्यूचर डांसर बनाने के लिए है, तो ये पर्पस उनका गलत हो गया। जब ये पर्पस गलत हो गया तो हम ऐसी कस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है। कंसीडर ट्रेडिशन दैट प्रमोट्स द रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ द एल्डरली विद इन सोसाइटी। अब अगर उसी एक ही गाँव में ऐसी कस्टम है जो प्रमोट कर रही है कि हमने बड़ों की इज्जत करनी है सोसाइटी में, वो मॉरली ठीक है, उसका पर्पस ठीक है, तो ऐसी कस्टम को लॉ रिकॉग्नाइज करेगा। दिस कस्टम एनकरेजेस, ठीक है, इनके मॉरली अपराइट जो चीजें होती हैं उसको जो है ना इनकरेज अगर आप करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ जी ये टेस्ट क्लियर हो गया। ये टेस्ट नंबर 3 है हमारा। अब नंबर 4, अब ये क्या टेस्ट किया जाता है? कंटिन्यूएंस, के कौन सी कस्टम कंटिन्यू उसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। द कस्टम मस्ट हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड विदाउट इंटरप्शन फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी। अब जो कस्टम हम कर रहे हैं उसने टेस्ट नंबर 1 B 2 3 तीनों पास कर लिए। अब हम देखा जाएगा कि ये अगर 50 साल से कस्टम है एक जगह की, ठीक है, रवायत है, लेकिन क्या 50 साल से इसके ऊपर अमल हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ पहले 2 साल हुआ, फिर बीच में 4 साल नहीं हुआ उसके ऊपर अमल, फिर 4 साल के बाद 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, यानी कि बीच में इंटरप्शन तो नहीं है। अगर तो इंटरप्शन आएगी कि कुछ नस्लों ने माना और कुछ नस्लों ने ना माना, तो ऐसी कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं माना जाता। ठीक है। हमने विदाउट इंटरप्शन उसको साबित करना होता है कि 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से या कई सदियों से ये नस्ल दर नस्ल इसी तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस किया जा रहा है, फिर ही उसको हम वैलिड कस्टम कह सकते हैं। A common example is a local market where farmers and vendors have gathered for a weekly market day for decades without any significant breaks। अब जैसे एक जगह की है कि जी फार्मर्स और वेंडर्स जो है ना उन्होंने वीकली ना वहाँ पर मीटिंग करनी है और अपनी सारी जो तिजारत के और सेल परचेज के और फार्मिंग के तमाम जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने हैं, और विदाउट ब्रेक ये हर वीकली ये मार्केट डे में वो कर रहे हैं। तो क्या है? द कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ दिस मार्केट रिफ्लेक्ट द लॉन्ग यूज ऑफ कस्टम। ठीक है। तो ये क्या इससे कंटिन्यूएंस साबित होती है, ये कस्टम वैलिड होगी, और इसमें इसके और बाकी टेस्ट भी पूरे करना पास करना जरूरी है जो पहले 3 हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 5 टेस्ट क्या होता है? पीसेबल एंजॉयमेंट। द कस्टम मस्ट बी एंजॉयड विदाउट इंटरप्शन और कंपटीशन टू बी कंसिडर्ड वैलिड एंड इनफोर्सिएबल। अब ये नेक्स्ट टेस्ट नंबर 5 है। क्या अगर एक इलाके की एक ख़ास कस्टम है कि हमने इस फॉर एग्जांपल अगर हमें रिश्ता लेके जाना है तो रिश्ता लेके जाने के लिए लड़के वाले जाएंगे लड़की वालों के घर, और उसके अंदर लड़के के घर के फैमिली के ये बंदे होने चाहिए, और ये एक ख़ास पैटर्न है। अब ये कंटिन्यूस चल रही है 50 साल से, 60 साल से, पहले 4 टेस्ट भी उसने पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसी गाँव में जो आधा गाँव है वो ये कहता है कि नहीं, हमारी तो ये रवायात है कि जो लड़की वाले हैं ना
बेशक लड़की वाले चले जाएं, बेशक लड़का वाला चले जाएं, रिश्ता का प्रपोजल भेजना है और उसके बाद चाहे बड़े जाएं चाहे छोटे जाएं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी फैमिलीज की ये रवायत है। अब अगर ये क्या आ गई, दो ऐसी कस्टम्स आ गई एक ही मैटर के मामले में जो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, उसी गांव में, तो अब वहां पर उस गांव में ये क्लेम नहीं हम कर सकते कि इस गांव की ये या इस खास लोकेलिटी के, इस सोसाइटी के ये कस्टम है। क्लियर है कि पीसएबल एंजॉयमेंट हो, कोई कंपटीशन ना हो, विदाउट इंटरप्शन सारे के सारे उस लोकेलिटी के जो बंदे हैं उसको मानते हो और उस पर अमल करती हूँ। इन ए क्लोज निट नेबरहुड इफ रेजिडेंट्स हैव शेयर्ड अ कम्युनल गार्डन फॉर जनरेशन विदाउट any dispute or interruption, this demonstrates peaceful enjoyment of the custom। अब जैसा उस इलाके में एक खास इलाका है, उसके अंदर एक गार्डन है और जनरेशन से उस गार्डन को इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे बैठते हैं शाम को और उस गांव के लोग बैठ के वहां पर अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े बूढ़े एक तरफ बैठ जाते हैं, औरतें एक तरफ बैठ जाते हैं, और वो जो ग्राउंड है ना, वो कॉमन ग्राउंड, वो इसी मकसद के लिए यूज हो रहा है विदाउट इंटरप्शन। तो फिर तो ठीक है, और पीसेबल इंजॉयमेंट उसकी होनी चाहिए। पहले 5-4 टेस्ट भी क्लियर होने चाहिए, फिर तो हम कहेंगे हाँ जी जी, उस इलाके की जो कस्टम है ना ये वैलिड कस्टम है और ये ऐसे सोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन अगर वहां पर हमें एविडेंस मिलता है कि नहीं जी यही जो ग्राउंड है, इसको आधा गांव कहता है कि जी नहीं ये ग्राउंड तो जी जनाजा पढ़ाने के लिए है सिर्फ, ये यहाँ पर कोई एक्टिविटी और नहीं हो सकती, या कोई आधा गांव ये कहता है कि जी नहीं ये तो सिर्फ शादी ब्याह के लिए ग्राउंड है, यहाँ पर मीटिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि गांव के अंदर ही उस ग्राउंड को लेकर तनाजा है और कुछ लोग जो ग्रुप्स की फॉर्म में उसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस ग्राउंड को, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस इलाके की ये कस्टम है कि उस ग्राउंड को हमने किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि पीसएबल एंजॉयमेंट होनी चाहिए विदाउट इंटरप्शन। Clear है test number 5। Test number 6, consistency। A custom should not conflict with other prevailing customs and it should be consistent with them। In a region where people celebrate New Year's Day with a specific cultural rituals, it should not conflict with other customs of celebrating New Year in the same community। It should be consistent with other cultural practices। ये भी एक एग्जाम्पल है टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6। 4, 5 और 6 एक आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और इनके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जो आगे जाके लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर डिफरेंस करना या समझना उनको बड़ा ज़रूरी है। जो लॉ के अभी स्टार्टिंग ईयर्स में है या जो लॉ के बच्चे स्टूडेंट नहीं है, फोरेंसिक साइंस के हैं, जो इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ रहे हैं, उनको ये सिर्फ टेस्ट नंबर 4, 5, 6 जो है उनको जनरल अंडरस्टैंडिंग आप लोग कर लें इनमें, जिनके अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इनके अंदर, और जितना आप लोगों को समझ आता है उतना आप लिखें, उसको रिप्रोड्यूस करें अपने टेस्ट में, पेपर में, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही या क्लियर नहीं है उसको बेशक स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7 टेस्ट है, कंफर्मेटिव विद स्टैट्यूटरी लॉ। टू बी कंसीडर्ड वैलिड कस्टम मस्ट कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी लॉज। इट कैन नॉट बी यूज टू जस्टिफाई वायलेशन ऑफ एस्टेब्लिश लेजिस्लेशन। अब हमने पढ़ा था लेजिस्लेशन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ, और ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। अगर उसकी बेस पे जो लॉज बनते हैं उनको कहते हैं स्टैट्यूट्स और एक्ट, और स्टैट्यूटरी लॉज कहा जाता है। अब अगर ये बात प्रूव हो जाती है, पहली 6 टेस्ट पास भी कर लिए अगर किसी कस्टम ने, लेकिन ये प्रूव हो गई कि वो कस्टम हमारे स्टैट्यूटरी लॉ के खिलाफ है, हमारे लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाए हैं उनके खिलाफ है, तो तब भी वो वैलिड कस्टम नहीं मानी जाएगी। वो फेल हो गई इस टेस्ट नंबर 7 में, तो उसको हम एज ए सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानेंगे। सपोज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम एग्जिस्ट वेयर लैंड ओनर इज पास डाउन विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट। कहां पर जी लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम थी कि जब ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है तो कोई डॉक्यूमेंट की, किसी लिखत पढ़त की जरूरत नहीं है, ये कस्टम थी उस इलाके की। हाउएवर इफ द स्टैट्यूटरी लॉ इन दैट रीजन रिक्वायर्स फॉर्मल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, द कस्टम वुड नॉट बी इन कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ एंड वुड नॉट बी लीगली वैलिड फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। लेकिन उस जो मुल्क का कानून ये कहता है कि जब आपने ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए खास मुआहदा होगा, उसका खास पैटर्न होगा, उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करवाना है आपने। तो जब ये लॉ से कन्फर्मेट यानी कंट्राडिक्टरी हो गई कस्टम, तो कस्टम प्रिवेल नहीं करेगी, लॉ प्रिवेल करेगा और ऐसी कस्टम को नल एंड वॉइड कर देंगे। सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो ऑनर किलिंग की कस्टम है वो पाकिस्तान में अब नल एंड वॉइड करार दे दी गई है। अब बकायदा लॉज बन गए हैं उसके ऊपर कि ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम के ऊपर भी कत्ल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है कि वो किसी अपने बेशक अपनी बहन हो, बेटी हो, भाई हो, किसी की जान ले सके। जान लेना किसी का भी राइट नहीं है, ये ना ड्यूटी है, ठीक है। अगर आपने कोई भी सजा दिलवानी है तो सिर्फ स्टेट जान ले सकती है, क्योंकि राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट्स है हर सिटीजन का, चाहे वो जितना भी बड़ा बुरा हो, उसका कैरेक्टर जो भी हो,
लेकिन उसको राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का उसको हक हासिल है। तो जब राइट टू लाइफ है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो जो बंदा मुलजिम भी होता है, जो बंदा गुनहगार भी होता है, इवन जो कातिल भी होता है, उसको भी जब हमने सजा दिलवानी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हमारे आंखों के सामने किसी ने कत्ल किया है, हम कहेंगे ये तो कातिल था, क्योंकि इसने किसी और बंदे की जान ली थी, इसलिए हमें राइट मिल गया कि हम इसको कत्ल कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने उसको सजा दिलवानी है, तो हमें मशीनरी के पास जाना पड़ेगा, जो स्टेट मशीनरी है, बकायदा केस करना पड़ेगा, और केस के जरिए उसको प्रूफ करने के बाद कि इसने कत्ल किया है, ये एक बुरा इंसान है, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, तो फिर जो जो जुडिशरी है वो फेयर ट्रायल के बाद उसको सजाए मौत देगी, फांसी करने का उसको हुक्म देगी। तो यही सेम ऑनर किलिंग के केसेस में होता है कि ऑनर किलिंग के केसेस में लॉ ये कहता है कि कोई एक इंडिविजुअल, बेशक वो आपका बाप हो, भाई हो, आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी, वो उसको राइट नहीं है कि वो लड़का या लड़की को इज्जत के नाम पे कत्ल कर दे और उसके बाद बच जाए। अगर कोई ऐसा काम करेगा अब ऑनर किलिंग के नाम पे, तो उसको बिल्कुल इस तरह ही कंसीडर किया जाएगा जिस तरह उसने कोई कत्ल किया है, और उसको वैसे ही सजा मिलेगी, वो बच नहीं सकेगा अब ऑनर किलिंग की कस्टम का सहारा लेके, कि जी जिस तरह उसने लॉ को वायलेट किया और उसको सजाए मौत भी हो सकती है जो हमारी जुडिशरी के जरिए। इसी तरह जो सती की रस्म है इंडिया में, अब उसको भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वो उनके लॉ के खिलाफ हो गई है। अब वो ह्यूमन राइट्स की, राइट टू लाइफ की वायलेशन है। अब अगर कोई जबरदस्ती सती करेगा, या इवन कोई बंदा अपनी मर्जी से भी सती औरत जो है ना वो सती होना चाहेगी, तो लॉ इन एक्शन आएगा और वो कहेगा नहीं, ये कोई वैलिड कस्टम नहीं है, ये पुराने दौर में जहालत की निशानी थी, और उस वक्त ये लोग मानते थे नस्ल दर नस्ल। अब ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये हमारे उस लॉ के खिलाफ है जो लेजिस्लेशन ने पास कर दी है, तो अब इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया है। कंक्लूजन है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, कस्टम, इसको समझाना था मैंने, आपको क्लियर करना था। बड़ा इजी टॉपिक है, और ये टॉपिक वो है जो हम आए दिन अपने इर्द गिर्द ट्रेडिशंस और रवायात देखते हैं। अब जो लॉ का स्टूडेंट है या जिसने ये लेक्चर ले लिया है, उसको इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि जब भी आपके सामने किसी ऐसी रवायत का जिक्र हो, बेशक आपके घर की नौकरानी करे, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो करे, कि जी ये तो रवायत है जी हमारी, तो आप लोगों ने इन टेस्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, इंटरेस्ट को अप्लाई करके देखना है कि ये लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता भी है कि नहीं, ये वैलिड है भी कि नहीं, ये रीजनेबल कस्टम है भी कि नहीं। अगर तो आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ये रीजनेबल चीज़ है और इसमें सोसाइटी की वेलफेयर है, इसमें किसी का ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो उस रवायात को हमें लेके चलना चाहिए आगे नस्ल दर नस्ल। लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो ये रवायत हमें हमारे बड़े बता रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, या इर्द गिर्द के लोग बता रहे हैं, इसमें उनको भी आप एजुकेट करें, जो भी आपको ऐसी रवायत बता रहे हैं जिसके अंदर फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, ह्यूमन राइट की वायलेशन है, वो अनरीजनेबल है, उसका पर्पस ठीक नहीं है, और वो सिर्फ एक मुआशरे को सेटिस्फाई करने के लिए आपने आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल नहीं करना। ठीक है, खत्म हो गया टॉपिक। ये इसके एमसीक्यूज हैं, या मैं 5 मिनट की रुक रही हूँ, ये वही 15 एमसीक्यूज होंगे, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो आंसर होगा वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने नाम और रोल नंबर के साथ शेयर करना है। ये एमसीक्यू नंबर 2 है, 3, 4, और हाँ जी, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है उसको काइंडली इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। इस एमसीक्यू नंबर 6, 7, what is the role of conformity with statute law in determining the validity of a custom? 8 है, which of the following practices is a valid example of reasonableness in a custom? Example number MCQ number 9, continuance is a custom means that it should be A B C D, right option को टिक करना है। MCQ number 10, what role does morality play in the validity of a custom? 11, conformity with statute law is important for A B C D, right option को टिक करना है आपने। MCQ number 12, what should a custom be consistent with according to the consistency criteria? consistency के टेस्ट के मुताबिक कस्टम को कैसे होना चाहिए। ठीक है। 13, why is immemorial antiquity an important aspect of a valid custom? क्यों जरूरी है? नंबर 1 टेस्ट है ये, आपने वो स्लाइड देखनी है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। MCQ नंबर 14, what does peaceable enjoyment indicates about a valid custom? And MCQ number 15, in some legal system customary law is often based on ABCD, राइट ऑप्शन को टिक करना है। ये इसकी आंसर कीज हैं।
पहले 5 MCQs की और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन MCQs की आंसर कीज़ हैं। यहाँ से आप लोगों ने मैच कर लेने अपने आंसर और अपना जो रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में नाम और रोल नंबर के साथ मेरे साथ शेयर करना है। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फोरेंसिक साइंस के नहीं हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 के, जो अपने जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं मेरी वीडियोस देख के। अगर वो भी यहाँ पर कमेंट देना चाहते हैं, अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो यहाँ पर अपने नाम के साथ लॉ ज़रूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि फोरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनकी अटेंडेंस इसके लिहाज से लगानी होती है। तो जो लॉ का स्टूडेंट होगा वो सिर्फ अपना नाम लिख के अपना रिजल्ट नहीं शेयर करेगा, उसने अपना लॉ लिखना है, अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपना रिजल्ट शेयर करना है, ताकि मुझे पता चले कि ये फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट नहीं है बल्कि लॉ का स्टूडेंट है। ओके बच्चों, ये आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।